हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, भौतिक विज्ञान की सीरीज चल रही है जिसमें हमने गति के बारे में पढ़ा, चाल, वेग, त्वरण के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में। देखिए, न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में आपको विस्तार से जानना होगा और यह लगभग लगभग हमारे दैनिक जीवन की कई गतिविधियों में शामिल है। तो इसको पढ़ने के लिए आइए शुरू करते हैं। लेकिन कोई भी वीडियो आप देखें तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को आपको पूरा देखना होता है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आप ये 2 बार वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये चैप्टर आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। बात करते हैं वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, बीके स्टडीज़ आपके लिए प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप तमाम माध्यमों से आपके लिए एजुकेशन ला रहा है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम आपके लिए प्रस्तुत हैं। तो देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार नए से नए वीडियो देखते रहिए और अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के बाद वस्तु की गति के विषय में अध्ययन कर 1686 ईस्वी में 3 नियमों का प्रतिपादन किया। याद रखेंगे, सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के बाद वस्तुओं की गति के विषय में अध्ययन कर 1686 ईस्वी में 3 नियमों का प्रतिपादन किया। देखिए, पहला नियम पढ़ते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो इसके लिए पहले जानना होगा आपको जड़त्व को। तो जड़त्व होता क्या है? देखिए, जड़त्व एक भौतिक राशि नहीं है, केवल अंतर्निहित गुण है जो वस्तु के किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर। एक अंतर्निहित गुण है जो किस पर डिपेंड करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। ना तो इसका कोई मात्रक होता है, ना ही इसकी कोई विमा होती है। तो जड़त्व है वस्तु का एक जगह बने रहना, तो ये कहलाता है आपका जड़त्व। देखिए, चर्चा करते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या गति अवस्था में है तो उसकी अवस्था में तभी परिवर्तन होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उनके जड़त्व के कारण बनती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसे गैलीलियो के नियम से जाना जा सकता है। याद रखेंगे, इसे गैलीलियो के नियम से जाना जा सकता है। तो इसे हम जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम और गैलीलियो का नियम भी जानते हैं। देखिए, अब आते हैं विराम के जड़त्व। तो विराम के जड़त्व में कौन सा होता है, फिर दिशा के जड़त्व में कौन सा आता है, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम देखें, कार या गाड़ी में असावधानी पूर्वक बैठे यात्री गाड़ी एकाएक तीव्र गति से, इसको कर लेंगे क्या, तीव्र गति से, तीव्र गति से गतिमान होने के कारण पीछे की ओर गिरता है क्योंकि यात्रियों के शरीर का निचला भाग गाड़ी के साथ चलने लगता है। देखिए, अब पीछे की ओर क्यों गिरता है? अब ये व्यक्ति की सिटिंग पोजीशन है, यहाँ पर व्यक्ति बैठा है और ये जो गाड़ी है, अब गाड़ी के साथ व्यक्ति स्थिर अवस्था में, नीचे वाला धड़ उसका स्थिर हो गया। अब जैसे ही गाड़ी गति करती है तो उसका धड़ भी गति करता है और जो पीछे वाला हिस्सा है वो अभी भी जड़त्व में है। जब वो पीछे वाला हिस्सा जड़त्व में है तो नीचे वाला हिस्सा आगे जाता है और पीछे वाला हिस्सा वहीं रहे। तो इस कारण व्यक्ति किसकी ओर गिरता है? पीछे की ओर गिरता है। तो याद रखेंगे, पीछे की ओर गिरता है तो क्या होगा? ऐसे ही आप एक जॉकी में देख सकते हैं या घोड़े पर बैठने का देख सकते हैं, ऊंट पर। तो जब हम घोड़े पर बैठते हैं, जैसे ही घोड़ा आगे की तरफ चलता है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये एग्जाम्पल भी सेम इसी की तरह होगा। दूसरा देखिए, आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप एक गिलास लें, अब गिलास लेने के ऊपर एक पेपर रखें और पेपर पर एक सिक्का रखें या कोई गत्ते की प्लेट। अब जैसे ही आप उसको, सिक्के को ऊपर रखकर गत्ते को तीव्र गति से निकाल लेते हैं तो सिक्का गिलास के अंदर गिर जाता है, ना कि गत्ते के साथ आपके हाथ में।
तो यानी कि सिक्का जड़त्व की अवस्था में था, पेपर आपने गति की अवस्था में लिया, लेकिन वो जड़त्व के कारण वहीं रुक जाता है। तीसरा है पेड़ों को हिलाने पर फलों का गिरना। देखिए, अब आप नीचे से पेड़ हिलाते हैं, फल ऊपर से गिरता है। जब आपने पेड़ को हिलाया तो पेड़ मूवमेंट करता है, लेकिन फल जड़त्व में रहते हैं। फल अपनी जगह स्थिर रहते हैं, जिस कारण जब पेड़ मूवमेंट करेगा तो वो फल पेड़ से अलग हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। बस के अचानक चलने पर धक्का लगना जैसे कार का है वैसे ही। अब पैडल मारने पर कुछ देर तक साइकिल का। अब देखिए, हमने पैडल मारे, अब हमारी अवस्था कौन सी है? गति अवस्था। तो हमारी गति अवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। अगर सपोज करिए हम एक कांच की पट्टी जिस पर ग्रीस लगा हो और उस पर साइकिल चल रही हो, तो वह नहीं रुकेगी। अब जो साइकिल रुकती है कुछ दूर जाकर, वो रुकती है घर्षण बल के, यानी एक बाह्य बल काम करता है जिसके कारण वो साइकिल रुकती है। उसके अलावा भीगे कपड़ों को झाड़ने पर पानी की बूंदों का गिरना। याद रखें, भीगे कपड़ों को झाड़ने पर पानी की बूंदों का, ये भी जड़त्व के कारण होता है। जब हम कपड़े झाड़ते हैं तो कपड़ों में मूवमेंट शुरू हो जाती है और बूंदें अपनी विराम की अवस्था को पकड़ कर रखती हैं। ठीक। अब देखिए, गोली मारने पर कांच में छेद हो जाना, जबकि पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े हो जाना। देखिए, इसको बहुत इत्मीनान से समझेंगे। ये एग्जाम्पल कई बार पेपरों में पूछा जाता है। देखिए, बंदूक की गोली कांच की खिड़की पर फायर करने पर छिद्र बनती है और निकल जाती है, जबकि अगर कोई पत्थर मारते हैं तो वो क्या होगा? चटक जाता है या टूट जाता है। इसका कारण क्या होता है? गोली का जो गति के कारण वो केवल छोटे से भाग में, देखिए ये जैसे एक शीट है, अगर आप देखेंगे ये एक शीशे की शीट है। अब अगर गोली के अंदर बेग ज़्यादा है, बेग ज़्यादा है, तो बेग ज़्यादा है तो कम द्रव्यमान को कांटेक्ट करेगी, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है, एम ए है। अब वो कम उसको कम उसके कांटेक्ट में आएगी, जिस कारण क्या करेगी? उसको पार निकल जाएगी। तो कहने का मतलब, जब द्रव्यमान कम रहेगा और वेग ज़्यादा रहेगा तो गोली बिना करे पार निकल जाएगी। इसके बाद अगर आते हैं अब पत्थर की बात, तो पत्थर जब हम मारते हैं, पत्थर का वेग कम होता है, कम होता है तो वो ज़्यादा समय तक कांच के संपर्क में रहता है, जिस कारण वो क्या करता है? कांच को चटका देता है। कांच को क्या करता है? चटका देता है। तो इस एग्जाम्पल को या पूरी कांच को क्रैक कर देता है। ठीक है। जैसे देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए, अगर कभी किसी के बॉल लग जाए तो पूरा पूरा कांच टूट जाता है, जबकि अगर गोली निकल जाए तो वो बहुत तेज़ी से निकल जाती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे इसी के अगले एग्जाम्पल पर। हथौड़ों को कसने के लिए आप देखते हैं, हथौड़ों को कसने के लिए पीछे क्या करते हैं? ज़मीन पर मारते हैं, क्योंकि निचले वाला हिस्सा को गति देते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो है अभी जड़त्व में है, जड़त्व के कारण वो वापस अपनी जगह आ जाता है। इसके अलावा अगर अन्य एग्जाम्पल में देखें तो देखिए, चलती ट्रेन से कूदने पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। चलती ट्रेन से गिरने पर क्या होता है? व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। अगला, लंबी कूद कूदने पर धावक कुछ दूरी तक दौड़ते हैं, अगर वो अचानक से रुक जाएंगे तो आगे की ओर गिर जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी मूवमेंट में होती है। और अगर उनके पैर जड़त्व में आ गए, अगर पैरों में जड़त्व आ गया, देखिए या इसको समझ लें, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दौड़ रहा है, अगर वो कोई व्यक्ति यहाँ पर दौड़ रहा है, अब ये दौड़ रहा है, अब ये दौड़ते दौड़ते अगर ये ट्रैक को पार करके और यहाँ पर रुक जाए तो क्या होगा? इसके पैर में जड़त्व आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा? इसकी बॉडी तो मूवमेंट में है, अब ये बॉडी मूवमेंट में है, पैर जड़त्व में, तो क्या होगा? पैर यहीं रुकेंगे, बॉडी आगे की ओर जाएगी, और जब बॉडी आगे की ओर जाएगी तो ये क्या है? आगे की ओर गिर जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दिशा का भी जड़त्व होता है। देखिए, दिशा का जड़त्व जब हम पढ़ेंगे, आवर्त गति पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे। एक बार को समझा देता हूँ। जैसे देखिए, अगर कोई पहिया कीचड़ में धंस जाता है तो वो स्पर्श जया के अनुरूप दिश कीचड़ फेंकने लगता है। तो ये जब वृत्ताकार गति पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे। फिर आता है एक और एग्जाम्पल है, जैसे ही कोई अचानक कार वृत्ताकार मार्ग पर चलने लगती है तो अंदर व्यक्ति बैठे किसकी ओर झुक जाते हैं? अंदर बैठे व्यक्ति की ओर झुकने लगते हैं। देखा होगा जब मोड़ पर होते हैं तो हम एक तरफ को
झुक जाते हैं। ये जब मैं वृत्ताकार गति पढ़ाऊंगा, घूर्णन गति पढ़ाऊंगा, तो उसमें इसको चर्चा करेंगे। आइए अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। देखिए द्वितीय नियम, या हम कह सकते हैं इसे बल का नियम। द्वितीय नियम, या हम इसे कह सकते हैं बल का नियम। और याद रखेंगे, अगर कभी पेपर में प्रश्न आता है कि गति के तीनों नियमों में आधारभूत नियम कौन सा है, तो आधारभूत नियम गति का द्वितीय नियम है। याद रखेंगे, आधारभूत नियम गति का कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। देखिए, अब देखिए, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती होता है और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो वह त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? द्रव्यमान के। देखिए, अब इसको कैसे हम बात करेंगे, तो देखिए, अगर हम बात करें किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल। अब देखिए, अगर मैं त्वरण की बात करूं तो त्वरण यहां पर क्या है? यानी मैं कह सकता हूं ए अनुक्रमानुपाती एफ, और ए अनुक्रमानुपाती, अभी मैंने बोला द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/f। दोनों से निष्कर्ष क्या निकला? ए अनुक्रमानुपाती एफ अपॉन एम, यानी एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। देखिए, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर हो। तो पहले त्वरण को समझ लें। देखिए, कल मैंने बताया था त्वरण जो होता है वो विस्थापन परिवर्तन की दर होती है। अब त्वरण में विस्थापन, तो देखिए, जब विस्थापन ये A है, ये B है। अब यहां से त्वरण, देखिए, वेग होता है विस्थापन परिवर्तन, यानी वेग में होता है dx अपॉन dt। ठीक, तो ये b आ गया। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv अपॉन dt। अब ये होती है वेग परिवर्तन की दर, यानी आरंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच का। तो देखिए, इसमें क्या होगा, अगर हम a की बात करें, अगर किसी वस्तु का त्वरण a है, अंतिम वेग b है, तो क्या होगा? b माइनस यू अपॉन टी। क्या होगा? b माइनस यू अपॉन टी। तो इक्वल टू क्या होगा? f। देखिए, अगर हम किसी चीज का समय बढ़ा दें, इससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है? वेग अनुक्रमानुपाती है b। या तो हम वेग कम कर दें, या तो हम क्या कर दें? वेग को कम कर दें, या फिर हम t बढ़ा दें, या हम समय बढ़ा दें, क्योंकि ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर या तो समय बढ़े या वेग कम हो जाए, तो दोनों ही केस में हमें कम प्रभाव पड़ेगा, बल का कम प्रभाव पड़ेगा। यदि वेग बड़ा होगा और समय कम होगा तो प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। आइए इसी चीज को पढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचना, क्योंकि हाथ को पीछे की दिशा में अर्थात गेंद की दिशा में खींचने पर समय बढ़ जाता है, जिसके कारण गति में कमी आ जाती है और चोट कम लगती है। देखिए, जो पीछे अभी बात कर रहा था मैं, F बराबर B माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए, अगर वेग में जब हम देखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अगर अंतर देखेंगे तो उन दोनों वेग का अंतर, जैसे जैसे समय बढ़ेगा अंतर बढ़ेगा, और समय अगर बढ़ रहा है तो f का मान भी घटेगा। यही कारण होता है। देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां अगर खिलाड़ी कैच करता है, यहां अगर खिलाड़ी कैच करता है तो उससे ज़्यादा समय लगेगा। यहां अगर खिलाड़ी करता है, देखिए यहां पर उसका समय कैसा होता, यहां पर उसका खिलाड़ी समय ज़्यादा होता, धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ और समय कम किया और यहाँ समय और कम किया। इस प्रकार समय और ज़्यादा कम हो जाता है, जिस कारण क्या होगा?
समय कम होगा तो चोट कम लगेगी, इसलिए खिलाड़ी कैच करते समय हाथ को पीछे खींचता है। अगला, अधिक गहराई तक कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। जब देखिए उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा गहराई तक जाएगी, यानी ज़्यादा बल लगेगा, ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगी तो ज़्यादा बल लगेगा। अब बात करते हैं तीसरा, कराटे खिलाड़ी द्वारा ईंट के प्रहार से ईंट की पट्टी को तोड़ना। देखिए कराटा प्रहार में व्यक्ति क्या करता है, अपने हाथ का वेग बढ़ा देता है। अब हाथ का वेग बढ़ाता है और संपर्क जगह कम रखता है, और जैसे ही वो प्रहार करता है तो क्या होता है, वेग के कारण वो प्रहार से टूट जाती है। संपर्क समय कम होता है तो वेग ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण वो टूट जाती है। फिर है, जमीन पर कूदने से रेत पर कूदने में कम चोट लगती है। देखिए कैसे, अब एक बात बताइए, यहां पर हम कूद रहे हैं तो देखिए ये जमीन का लेवल है, ये जमीन का लेवल है, ये रेत का लेवल है, अब ये रेत का लेवल। अब जैसे ही कोई व्यक्ति यहां कूदा तो उसके पैर इसके अंदर धंस जाते हैं, इसके क्या करेंगे, अंदर धंस जाएंगे, जिस कारण उसका क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। अभी मैंने बताया टाइम बढ़ेगा, वेग घटेगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। इस कारण क्या होगा, इस कारण उसको कम चोट लगेगी। इसीलिए इसी के और एग्जाम्पल पे क्या करते हैं, इसी में देखिए, जब चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन जो होते हैं पैकिंग से पूर्व कागज या गत्ते में लपेटे जाते हैं, और अभी आजकल थर्माकोल में भी लपेटे जाते हैं। अब आता है तृतीय नियम। देखिए तृतीय नियम पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो तृतीय नियम देखिए, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो बदले में दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में, तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूं तो वस्तु भी मुझ पर उतना ही बल लगाएगी। ठीक, अगर मैं किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूं तो वस्तु द्वारा भी मुझ पर उतना ही बल लगता है। देखिए अब आते हैं आगे। अब एग्जाम्पल आता है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक द्वारा गोली पर लगे बल, गोली आगे जाती है, और प्रतिक्रिया के कारण बंदूक कैसे आती है, पीछे की ओर आती है। कारण क्या होता है, देखिए जब वो आगे की ओर बढ़ती है तो वो उतना ही बल पीछे की ओर लगा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम आगे की ओर किसी चीज पर बल लगा रहे हैं तो उतना ही बल हम पर क्या होगा, पीछे की ओर लगेगा। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि हमारा यानी बंदूक का जो पीछे की ओर हिस्सा आ जाता है, इसीलिए कस के पकड़ा जाता है। फिर आता है जेट इंजन। जेट इंजन भी किस पर कार्य करता है, जेट इंजन भी गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि गति के तृतीय नियम, या फिर हम इसे कहते हैं साधारण भाषा में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके अलावा अगर हम और देखते हैं तो जैसे नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर बल लगा, जैसे ही देखिए हम आगे की ओर फोर्स लगाएंगे तो हमारे पैरों द्वारा नाव पर पीछे की ओर फोर्स लगेगा और नाव पीछे की तरफ हट जाएगी, नाव पीछे की तरफ हट जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आप क्रिया प्रतिक्रिया एक स्थापित हो जाएगी। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे रॉकेट का उड़ना। देखिए अगर आपने रॉकेट देखा होगा तो रॉकेट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, और नीचे ये ईंधन होता है। नीचे आपने देखा होगा जब ये फ्यूल लेते हैं तो यहाँ से जब ये ईंधन होता है तो ये जो ईंधन यहाँ पर जितनी एनर्जी से ये लगाता है, बूस्ट करता है, उतनी ही एनर्जी से ये इसको वापस बल देता है, जिस कारण रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। फिर आता है जमीन पर चलना। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए जमीन पर चलना। तो जमीन पर चलने को देख लेते हैं। तो जमीन पर चलने का अगर हम देखते हैं क्या होगा जमीन पर चलना, देखिए जमीन पर चलने के लिए पहले नियम समझेंगे। देखिए ये अगर हम देखें हमारे पास दो घटक होते हैं, एक होता है आर कॉस थीटा क्षैतिज घटक, और एक होता है ऊर्ध्व घटक जिसको कहते हैं हम आर साइन थीटा, और ये वाली जो पोजीशन होती है ये होती है आर। जब हम यहाँ चलते हैं, अगर हमारे पैरों की पोजीशन ये है यहाँ पर, ठीक है, अगर हमारे पैरों की पोजीशन ये है और हम आगे की ओर चलते हैं तो हमारे पैर से
इस दिशा की ओर बल लगता है। तो याद रखेंगे, हमारा पैर बल किधर की ओर लगाता है? पीछे की ओर, और उसके बदले में वो हमें कहाँ भेजता है? आगे। जब हम पीछे की ओर बल लगाते हैं तो हम मूव कहाँ करते हैं? आगे। इसके बदले में ये हमें इस ओर बल धकेलता है। तो इस तरीके से हमारा चलना संभव हो पाता है। याद रखेंगे, हम पृथ्वी पर पीछे की ओर दबाते हैं और पृथ्वी हमें उतना ही बल लगाकर आगे की ओर धक्का देती है। ठीक है। और जो ऊर्ध्व घटक है यानी आर साइन थीटा, ये व्यक्ति के भार को संतुलित करता है। याद रखेंगे, इसमें व्यक्ति के भार को संतुलित कौन करता है? तो ऊर्ध्वाधर घटक। और क्षैतिज घटक क्या करता है? अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्षैतिज घटक आगे बढ़ने की दिशा का काम करता है और ऊर्ध्व घटक भार को संतुलित। क्षैतिज घटक आगे बढ़ने को, ऊर्ध्व घटक भार। अब आगे आते हैं, दमकल कर्मियों द्वारा पाइप को बल लगाकर पकड़ा जाता है। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा, बल लगाकर इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि पानी का वेग बहुत ज़्यादा होता है। वेग ज़्यादा होगा तो वो पाइप को पीछे की ओर धकेलेगा, जिस कारण ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कुएं से पानी खींचते समय व्यक्ति पीछे की ओर। अब देखिए, जब हम बाल्टी पर बल लगा रहे हैं, बाल्टी भी हम पर उतना बल लगा रही है, अचानक से रस्सी टूट जाती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। अब जैसे छत से कूदने पर चोट लगना। अब जब वैसे ही हम जिस चीज के संपर्क में आएंगे तो वो चीज भी हम पर उतने संपर्क में आएगी। तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो फोर्स का क्या होगा? संघटन हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा? चोट लगेगी। अब आता है पत्थर से पैर मारने पर चोट लगना। अब पत्थर पर अगर पैर मारोगे तो पत्थर भी प्रतिक्रिया, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो क्या होगा? चोट लगी। फिर है घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। देखिए, घोड़ा अगर गाड़ी खींचता है तो आपने देखा होगा, घोड़ा जो है पीछे की ओर पैरों से बल लगाएगा तो वो आगे की ओर जाता है। तो आप इस चीज से देख सकते हैं कि इस तरीके से हम गति के नियमों को पढ़ सकते हैं। देखिए, अभी हमें पढ़ना है कोणीय गति, वृत्तीय गति। इसके बाद में हम पढ़ेंगे टॉपिक बल, और एक एक करके हम सारे चैप्टर निपटाएंगे। देखिए, अभी हमारे पास वृत्तीय गति, कोणीय गति, और उसके बाद अच्छे से इन सबके न्यूमेरिकल। तो याद रखेंगे, जब हम सारा पढ़ लेंगे फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे। आप लगातार ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और आगे लगातार आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी अपने कमेंट देते रहिए। और जैसा भी हो, हमें वीडियो कमेंट बॉक्स में डालना ना भेजें। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों को बताएं, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।